हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का जो है ये पेपर नंबर 7वां है। इससे पहले हमने 6 पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप जाकर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वन लाइनर टाइप बी ईवीएस के क्वेश्चंस मैंने अपलोडेड हैं, इसमें कर रखा है। 50 क्वेश्चन अभी मैंने पार्ट 1 के तौर पे अपलोड किया है। करीब इस तरीके से मैं 500 क्वेश्चंस जो है वन लाइनर आपको अपलोड करूंगा। वो बस केवल रट लीजिएगा, उससे कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। बाकी रिपीट पेपर्स में रिपीट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आपने अब तक जितनी भी पढ़ाई करनी थी आपने कर लिया है। अब आप पेपर लगाने का आपका सही वक्त है। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदे में एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने ईवीएस के जो हैं 7 पेपर हैं, या 7वां हैं। और इससे पहले मैं सीडीपी के करीब 13 पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो आप देख लीजिए जा करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों से अपने शेयर करिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। बस कई बार होता है डेटा हमको लगता है कि हमें ये आंसर पता है, लेकिन हमें दूसरे क्वेश्चंस को भी उसमें ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और इसको क्या किस तरीके से मापते हैं। तो चीज़ों को चलिए आप देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या आप जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो है मापा जाता है फ़ोन में, डेसी में, या डेसीबल में, या डेसीमल में। तो इसका सही जवाब है ये डेसीबल में नापा जाता है, मापा जाता है। और अच्छा, इसका जो साइन है वो डीबी है, ध्यान रखिएगा, इसका साइन डीबी है। ठीक है, ये यूनिट इससे, ठीक है, ये इसका सिंबल है। और सामान्य बातचीत में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि फुसफुसाहट में आपको कितना जो है डेसिबल की आवाज़ निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सामान्य बातचीत हम करते हैं, नॉर्मली बातचीत करते हैं, उसमें जो है 60 डीबी की आवाज़ निकलती है। ठीक है, और जब हम फुसफुसाहट करते हैं तो इसकी जस्ट आधी होती है डीबी। तो इसलिए ध्यान रखें, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है लोगों में, जैसे अगर कि मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण है तो लोगों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है, और लोगों की धीरे धीरे जो है सुनने की क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम से पेपर सॉल्व करिए, बहुत भागिए मत। आधे घंटे का पेपर होता है, और चीज़ों को देखिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ नया जो है आपको हिडन फैक्ट्स मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। परम तापमान जो है पैमाना कौन सा है, इसे क्या है ये? तो सेल्सियस परम तापमान पैमाना है, कि फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, कि इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से सभी हैं, सॉरी। तो सही इसका जवाब है परम तापमान जो है उसको केल्विन को कहते हैं। परम तापमान का मतलब होता है न्यूनतम जो है संभव तापमान, इससे नीचे तापमान नहीं जाएगा। तो इसको जो है केल्विन जो स्केल होता है, ठीक है, इसको 0 के से मतलब ये इसका साइन है। ठीक है, और वहीं पे सेल्सियस का जो है परम तापमान जो है स्केल होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके रूप में इसे परिभाषित करते हैं, तो याद रखिएगा सेल्सियस के रूप में अगर पूछा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस है, वरना केल्विन के तौर पे 0 केल्विन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित होता है सभी पौधों के द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरसों द्वारा। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और देखिए क्या है इसका जवाब, समझिए। तो इसका सही जवाब है सभी हरे पौधों द्वारा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों के द्वारा क्रिया ही होती है, ना कि जंतुओं के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा, और ना ही सभी पौधों के द्वारा होती है। तो ठीक है, ये हरे पौधों के द्वारा होती है। हरे जो पौधे का जो हरा भाग होता है, ध्यान रखिएगा, जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा ग्रहण करती हैं। ठीक है, और वायु जो होती है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और मिट्टी में जो मौजूद होता है जल और रासायनिक तत्व वो लेती है। उन सब से मिल करके वो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, उनका भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, 44, 23, 40 और 21%। तो इसका सही जवाब है 21% जो है हवा में ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78.08% होती है। ठीक, तो 78% हो सकती है। और वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो आपको 21% मैंने बता दिया है। और वहीं पे तीसरे नंबर पे होती है ऑर्गन, AR ऑर्गन जो होती है वो
93% होती है। और उसके बाद जो चौथी गैस होती है, ठीक है, मैं सीरीज से बता रहा हूँ, 0.0 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो 0.038% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टेलेक्टाइल जो है और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, क्या चीज़ में निक्षेपण होता है? तो ये सिलिका का निक्षेपण होता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है कि सोडियम कार्बोनेट का होता है? तो ये एक भूक्रस्ट है, भू आकृति है, याद रखिएगा, ये भू आकृतियाँ हैं एक तरीके से, जैसे कि ग्रेनाइट होती है ना, संगमरमर होता है, चूना पत्थर होता है, उसी तरीके से ये भी एक वही चीज़ है। स्टेलेक्टाइल और स्टेलेग्माइट का निक्षेपण होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। इसका आंसर है सी नंबर, ठीक है। इसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है वो होता है CaCO3, इसका फॉर्म कभी कभी ये लिख देते हैं, चालाक बहुत हो रहे हैं पेपर बनाने वाले, वो सब जानते हैं कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट नाम याद होगा, तो हो सकता है कि वो CaCO3 डाल दें, ठीक है। तो इसी का निक्षेपण होता है, कार्बोनेट से जो है COC3 बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर जो है पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह जो है आवृत किया गया है, जो लगभग कितना है, मतलब पृथ्वी में जल का जो क्षेत्र है वो कितना है? 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3। तो पृथ्वी के जो है 1/4 में जो है वो जल विद्यमान है, ध्यान रखिएगा, 1/4 हिस्से पे जल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, 97% जो है पानी जो है, 97% पानी आमतौर पे खारा है, जो भी पानी मौजूद है वो 97% पानी खारा है, और 2% जो पानी है वो ग्लेशियर का है, बर्फ़ का पानी है, ठीक है, बर्फ़ का पानी है, ग्लेशियर का पानी, और 1% जो पानी है वो पीने योग्य है, साफ, मतलब एक तरीके से मीठा जल है, जो कि नदी है, ध्यान रखिएगा, झील, ये सब इसी में आती हैं, भूमिगत जल, ठीक है, ये 1% में आती है। और हम जो है 0.0006% जो है हम इस समय पानी हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास है 1%, तो ध्यान रखिएगा इतना ही है पानी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा जो है जीवी कारक नहीं है? यहाँ मतलब जीवी कारक, जैविक कारक जिसे कहते हैं, जैवीय कारक की बात हो रही है, ठीक है, कारक की बात हो रही है, मतलब यहाँ कौन सा ये नहीं है? अजैवीय कारक पूछ रहा है इसमें, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या प्रस्तर? तो इसका सही जवाब है प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, इसको बोलते हैं, ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अजैवीय कारकों में आता है पत्थर, वायु, ठीक है, पूछ ले कि अजैवीय कारक, क्या वायु अजैवीय कारक है? तो हाँ, वायु अजैवीय कारक है। मृदा भी अजैवीय कारक है, ध्यान रखिएगा, मृदा भी अजैवीय कारक, और यहाँ तक कि जल भी अजैवीय कारक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व उष्मायन का कारण है? ठीक है, जैसे पूरे वर्ल्ड में जो है गर्मी बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण इसका मेन कारण है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है, जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट की वजह से, है ना, की वजह से होता है। ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो है पृथ्वी का जो है तापमान जो है बढ़ता है। ये कौन सी गैस है? ये तो जल वाष्प है, ठीक है, ये जल वाष्प नंबर 1 पे आती है, फिर मीथेन आती है, CH4 जिसे कहते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि मैं भी समझ रहा हूँ कि आपको पढ़ने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं उसी हिसाब से मैं ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारा डेटा मैं ला करके आपको पढ़ा दूंगा, खुशी खुशी 1 घंटे का वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं उतनी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है कि ये पता होना चाहिए, और मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और चुंबक मंडल। तब देखिए ये मंडल है, याद रखिएगा। तो आपको अगर पता हो कि ओजोन मंडल जो है
ओजोन पृथ्वी के हानिकारक किरणों से जो सुरक्षित रखता है वो है ओजोन। ओजोन गैस जो होती है वो हमें सुरक्षित रखती है, ठीक है। और ये होती है ओजोन स्तर पर। इसका आंसर है क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, उसके ऊपर होता है समताप मंडल। ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर होता है समताप मंडल। ये समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना, समताप मंडल का ये हिस्सा है ये ओजोन स्तर। और इसकी जो ऊंचाई होती है, ओजोन गैस जो है आमतौर पे 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, 50 से 60। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले ईवीएस में कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन को जो है वो किस लेयर में होती है और कितनी ऊंचाई तक पाई जा सकती है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई जो होती है 16 किलोमीटर है, ठीक है। 16 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगती है। ध्यान रखिएगा, 16 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। और जो आमतौर पे जो प्लेन उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जलवायु क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक। इतनी बातें आपको मैंने बता दी है। ये सूर्य से जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ओजोन जो है गैस O3 जिसे कहते हैं, ये उससे जो है रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है, ठीक है। और अगर वापस नहीं भेजती है और पृथ्वी पे चली जाती है तो उसी से तापमान बढ़ता है, ठीक। और वो गैसेस जो होती हैं, जो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बताया, तो वो भी एक कारण है पृथ्वी के तापमान और ओजोन के क्षरण का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में जो है अत्यधिक हानिकारक जो है सल्फर मिश्रित गैस है। ये सल्फर एक मिश्रित गैस है, वातावरण में जो है मिक्स्ड है, वो सल्फर H2S, SF6 और SO2। तो ये आंसर है SO2, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक। ये वायुमंडल में जो मौजूद होता है नमी, उससे सल्फर का S होता है और ऑक्सीजन का होता है O2, तो ये मिल जाता है SO2, ठीक। तो ऑक्सीजन में नमी से क्या होता है, ये नमी को सोख लेता है, तो इससे बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, इसी से जो है अम्ल वर्षा होती है, और यही कारण होती है अम्ल वर्षा का। ध्यान रखिएगा, तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ अम्लीय वर्षा होना स्वाभाविक है, इसलिए कहते हैं वर्षा का पानी शुद्ध तो होता है, लेकिन ऐसे एरिया का पानी जो है शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक तत्व उसके जो बादलों में मिले होते हैं, ठीक है। सीएनजी का जो है संक्षिप्त रूप क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए, क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। इसका सही जवाब है ये कंप्रेस्ड की हुई एक नेचुरल गैस होती है, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। कई बार संपीड़ित प्राकृतिक गैस लिखा हो सकता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण है क्या है? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा शायद, तो इसका सही जवाब है तालाब है, ठीक है। तालाब के अलावा जो है घास भी है एक पारिस्थितिकी तंत्र का, वन भी है और झील भी, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अन्य मृत जंतुओं पर जो है जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए मृत जंतुओं पर कह रहा है, ठीक है। तो पैरासाइट, डीकम्पोजर जो है, स्कैवेंजर्स जो होते हैं, और ओमनीवोर होता है। तो इसका सही जवाब है स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे हाइना और गिद्ध, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो होता है ये एक परजीवी होता है। ध्यान रखिएगा, परजीवी होता है, ये एक परजीवी होता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय के जो है शरीर में जो कीलें लगी होती, छोटी छोटी कील, मतलब लोहे वाली नहीं, एक उसको क्या बोलते हैं, कील जो खून चूसती हैं, वो एक परजीवी वो दो चीज़ें होती हैं, सहजीवी और एक परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जिसमें दो लोगों में तो संबंध होता है, लेकिन इसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। परजीवी जब गाय के ऊपर बैठी होती है और वो खून चूसती है, तो उसमें गाय को तो कोई फायदा हो नहीं रहा होता है, केवल दूसरे को ही, उस कील को केवल फायदा हो रहा था, इस कीट को फायदा होता है, तो उसे परजीवी कहते हैं। सहजीवी क्या होता है, जब दोनों को आपसी संबंध रखते हुए दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और फायदा दोनों को करते हैं। जैसे कि बगुला जो है भैंस की पीठ में बैठ के उसके भैंस के ऊपर जो है कीलों को खाए, ये कीड़ों को खाए, तो वो सहजीविता है दोनों के बीच में। एक तो भैंस के कील खा रहा है तो उससे खुजली और उसको तकलीफ होना बंद हो जाता है, और दूसरे जो है बतख को है उसका पेट भी भर जाता है, ठीक है। तो आप ये इसमें 3-4 चीज़ों को, क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भूकंप जो है मापा जाता है, किस चीज़ से मापा जाता है?
तो बोफोर्ट पैमाने से या डेसिबल से या न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। तो सभी को इसका आंसर पता होगा। मुझे पता है कि रिएक्टर पैमाने से इसका मापा जाता है, और इसकी जो खोज की थी चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इस उन्हीं के नाम पे ये रिक्टर पैमाना रखा गया। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि को मापता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुमय जो है प्रस्तर किसे कहा जाता है? देखिए धातुमय प्रस्तर जो है विटुमिन को कहा जाता है, बॉक्साइट को कहा जाता है, मेटालायन को कहा जाता है, या आयस को कहा जाता है। आयस को बोलते हैं ओरे, ठीक है। तो ये आंसर है इसका डी नंबर, आयस को कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में जो भी धातुएं हमें मिलती हैं सभी आयस के रूप में होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, या एनहाइड्रस लवण कहते हैं, या हाइड्रोफिलिक लवण कहते हैं, या हाइड्रोफोबिक लवण कहते हैं। मैंने अभी तक जितने भी आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं वो सीस्टेट के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस हाल ही के दिनों में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस मैंने कहीं से बना के लाया हूँ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपने तैयारी कर ली है तो अब आपका समय है कि आप अपना जो है परीक्षण करें, अपना स्वयं से परीक्षा लें कि भाई मुझे कितना आता है, और अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको अगर अभी भी आप क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, अगर आपके अभी भी कम से कम 17, 18, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुश्किल से, तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाने की। अगर किसी बच्चे के 10, 17 नंबर से कम आ रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाए, और जो जितने भी वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको याद करने की कोशिश करें। आप अगर ये 2 महीने में जितनी बार भी अगर हर दिन डेली अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपका पेपर निकलना स्वाभाविक है, ठीक है। लवण जो जल को अवशोषण करता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक लवण, इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक जो होता है, और हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रो एक फिलिक होता है जो जल में उगते हैं पौधे हैं ना, पौधे जो जल में उगते हैं उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक होता है, ये लवण की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोफोबिक होता है जिन्हें पानी से डर लगता है, नहाने से डर लगे या पानी छूने से डर लगे, उसे हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी जो तंत्र एवं प्राकृतिक जो है अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जो है जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अब देखिए कितना इसमें शब्दों का जो है कंफ्यूज कर रखा है केवल, है ना। बस सिंपल सा केवल कहना है पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी अधिवासों का संरक्षण जो है उनके प्राकृतिक वातावरण में किया जाता हो उसको क्या कहते हैं, इतना क्वेश्चन है। जिन प्राकृतिक पारिस्थितिकी या प्राकृतिक जीवों का जो है हम उनका वातावरण में ही संरक्षण किया जाता हो, प्राकृतिक वातावरण में ही, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रोड संरक्षण कहते हैं, आप स्थानीय संरक्षण कहते हैं, या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, या परिधीय संरक्षण कहते हैं। इसका सही जवाब है स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन सीतु, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सीतु, ये प्राकृतिक आवास में इनका संरक्षण होता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है ये, एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, वन संरक्षण हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मानवीय क्रियाकलाप बिल्कुल मना होता है, यहाँ तक कि लकड़ियाँ तक नहीं बिन सकते आप जा कर के। ये प्राकृतिक आवास में जानवर रहते हैं, जैसे चीता हो या शेर हो, वो नॉर्मली ऐसे ही घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई एरिया वो अपने अपने तरीके से, इसलिए इनका मानवीय क्रियाकलाप बंद किया जाता है ताकि शिकार रोका जा सके, ठीक है। और इनके क्षेत्र में लोग आवाजाही बंद करें तो इनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुद्रिक जो है कच्छपों, कछुआ लिख सकता था लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए कच्छपों लिखा है। सामुद्रिक कछुओं को जो है जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है? केनेपस रिडले, लागर हेड और ऑलिव रिडले और फ्लैट बैक। इसका सिर्फ एक आंसर है, ऑलिव रिडले है। ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ऑलिव रिडले कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडले कहाँ पाया जाता है, तो वो है उड़ीसा में, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक।
याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो पेपर वही सब बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सीटेट के लिए ईवीएस का पेपर कोई स्पेशल बनाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का भी पेपर उठा के रख सकते हैं वो आपसे, या पुराने जो है अदर स्टेट्स के पेपर में से जो क्वेश्चंस पूछे जाए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन जो है कक्षाओं में 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को। ठीक है, देखिए दोनों बातों को एक ही जैसा लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को। इसका सही जवाब है पर्यावरण शिक्षा जो है वो सामाजिक अध्ययन है, पर्यावरणीय शिक्षा है, और विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं और जो उस समय की जो करंट के मुद्दे हैं, उन सभी चीज़ों को जो है हम विषय में, एक विषय में शामिल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ईवीएस के पेपर में ध्यान रखिएगा, ईवीएस के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के आते हैं, जीएस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को भी देखिए, ये सीडीपी के जो पेडागोजीज हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चंस जो है वन लाइनर बेस्ड होते हैं, आराम से याद करिए। ठीक, चलिए ठीक, ये क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन के संदर्भ में सही है, यहाँ पूछा जा रहा है सही है, तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए। देखिए क्या है आंसर, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जिसमें 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, या इसे 1 से 2 की कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3, 4 की कक्षाओं में जो है पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और 1 और 2 में कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े जो है मुद्दे विज्ञान और सामाजिक मुद्दे के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसमें सही पूछ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1 और 2 की कक्षाओं में जो है भाषा और गणित माध्यम से जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसमें कुछ समझाऊं आपको, कुछ फैक्ट्स बताऊं, या आपसी समझ का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समय वेस्ट करने के लिए मैं एक एक ऑप्शंस को मैं डिस्क्राइब करूं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, एक टीचर के तौर पे क्या उसको करना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के जो है बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन के जो है 6 प्रकरणों को जो है रेखीय आयोजन करना चाहिए, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना चाहिए। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हैं, और संपूर्ण महत्वपूर्ण बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसे विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है। क्या पर्यावरण अध्ययन केवल याद करके सीखा जाता है? तो ये ऑप्शन गलत करते चले जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो है सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है, इसको समझिए। तो ये सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित है इस समय, या पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षक केंद्रित है। तो इसका सही जवाब है बाल केंद्रित है, इसका सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, क्या ये सही जवाब हो सकता है? बच्चों के जो है समुदाय के सदस्य के रूप में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो ज्ञान की रचना पूछ रहा है यहाँ पे, बच्चों के जो है ज्ञान की रचना करना है हमें। तो इस चीज़ में कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो बच्चों का जो है सक्रिय पर्यावरण में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे लगाएं, है ना, और वो चीज़ों को देखें सामने से कि नदी कैसे बहती है, नदियों को महसूस करें। बच्चों के समुदाय के सदस्य जो है ना, या फिर इसके आंसर पर्यावरण अध्ययन की जो है पाठ्य पुस्तकों से भी उनके ज्ञान की रचना बढ़ सकती है, लेकिन यह व्याख्या और परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आंसर याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन जो है सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है,
ऑप्शन है वृतांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो सही इसका जवाब है वृत्तांत और कहानियों के द्वारा बच्चों के जो है सही से जोड़ा जा सकता है। व्याख्या बच्चों को क्या फ़ायदा, वो छोटे इतने बच्चे हैं कि उनको व्याख्या समझ में नहीं आएगा और ना ही उनको प्रदर्शन से कोई लेना देना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना है, या कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करनी चाहिए, या आकलन के संकेतों का उपयोग करना चाहिए, या बच्चे के सीखने के गुणात्मक जो है आकलन करना चाहिए, गुणात्मक आकलन करना है। ठीक है, कि वो कितना सीख पाया है और सीखने की जो है उसकी क्या है खूबियाँ उसमें। ठीक है, तो बच्चों का जो है ये नहीं करना चाहिए, सही और गलत का कोई आकलन नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट का क्वेश्चन आ चुका है। ये हांगकांग है और अत्यधिक पसंद का भोजन है, तो आपको ऑप्शंस पसंद आएंगे। देखिए, हांगकांग जो है किसी की करी के साथ उबला टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, या नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, या छोले भटूरे, या पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग के लोग जो हैं वो सांप और इस टाइप की चीज़ें बड़ा समुद्री सी फूड बहुत खाते हैं। तो चाहे हांगकांग वहाँ ऑप्शन लिखा हो या चीन लिखा हो या उसके आसपास के जितने भी हैं। ठीक है, और केरल जो है वो किसी भी करी के साथ जो है उबला टैपियोका खाते हैं। टैपियोका ध्यान रखिएगा, टैपियोका केरल में उगाया जाता है। ये एक जड़ है, ये एक तना है और ये शकरकंद की तरह होता है। ध्यान रखिएगा, ये शकरकंद की तरह ही होता है। ठीक, कश्मीर में क्या होता है, गोवा में क्या होता है और कश्मीर में क्या होता है। गोवा में जो है नारियल के तेल की बनी की जो समुद्र की मछली होंगी। ठीक है, तो इसको ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है, फिर देखते हैं कि क्या मिलान बन पा रहा है हमारा। डी का 3 और ए का जो है 5 और बी का 1 है। ठीक है, तो सी का 2 है। ध्यान रखिएगा, सी का 2 है। सरसों के तेल में बनी मछली यहाँ कश्मीर में खाई जाती है, इसका आंसर है बी नंबर। ध्यान रखिएगा। चलिए, छोले भटूरे का संबंध नहीं है, छोले भटूरे का ऑप्शन होता तो दिल्ली होता, दिल्ली में सबसे अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। चलिए, घरों के चीने दिए गए हैं, विवरणों का पर विचार कीजिए, इनकी भाषा अजीब होती है। राजस्थान में गांव के लोग जो है मिट्टी के घरों और जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश के लोग जो है बांस के खंभों में बनाए हुए घरों पे रहते हैं, या लेक के जो क्षेत्र हैं वो पत्थरों के 2 मंजिला बनाए हुए घर में रहते हैं और नीचे की मंजिला में ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका सही जवाब है ये राजस्थान के लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं। मनाली के जो लोग हैं वो बांस के खंभों पर बनाए हुए, नहीं, ये गलत जवाब है। और ले में जो पत्थर हुए ये ठीक है, सही। तो इसका ए और सी जवाब है, इसका सी नंबर है। अच्छा, ऑप्शन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ऑप्शन है बांस के खंभों में कौन रहता है घर, तो ये है असम। असम में जो है रहा जाता है। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो है हमेशा इंग्लिश में पेपर बनता है और इंग्लिश को पेपर को जो है गूगल जो है ट्रांसलेट करता है। ध्यान रखिएगा, गूगल ट्रांसलेट करता है और उसी ट्रांसलेशन को वो आपको दे देते हैं। इसलिए कभी कभी आपको जो हिंदी की भाषा होती है वो बड़ी क्लिष्ट लगती है, कठिन लगती है कि समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में भी शब्दों को पढ़ना सीखिए, पढ़िए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जो है सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का अवसर देगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो ये सभी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये डी नंबर नहीं है। देखते हैं, ए बी सी है ऑप्शन, तो इसका डी आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरणीय अध्ययन में अनुसरण होता है। ठीक, तो वैश्विक से स्थायी, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, तो ज्ञात से अज्ञात। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली स्थिति है होती है। ठीक है, बच्चा जो भी कुछ सीखता है
वो ज्ञात है, ठीक है, और उस ज्ञात का जो भी नॉलेज उसको पता है उसका यूज़ करता है तो वो नया कुछ बना लेता है नया, तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है ना। जैसे आपको चलना आता है और आपको चलना आता है, आपको महसूस करना आता है, आप दीवारों को छू सकते हैं, आपको पता है कि घर में कहाँ पे क्या सामान है, और आपको लाइट बंद कर दी जाए तो धीरे 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 जो आंख बंद, जो अंधेरे में आप निकल के दूसरे रोशनी की तरफ जाएंगे तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा रहे हैं और आप अपने रास्तों को पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावी संसाधन है, प्रभावशाली संसाधन है? तो परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा, इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? तो पर्यावरणीय अध्ययन को सीखने का सबसे जो अच्छा संसाधन जो है वो है परिवार के सदस्य, ठीक है। वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, समुदाय के सदस्य होते हैं, समाचार पत्र और कक्षा। इसका सही जवाब है सिर्फ ए, और ए बी सी तीनों है, ठीक है, डी नहीं है ऑप्शन, ठीक। कक्षा में जो है किताबी ज्ञान होता है हमेशा केवल, और किताबी ज्ञान कभी भी लर्निंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता, सीखने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जो भी कीजिए, करिए, देखिए, महसूस करिए चीज़ों को, ठीक है। चलिए, आज के 30 क्वेश्चंस का जो है सेशन समाप्त हुआ। ये सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं, एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे भी मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए डेली 2 पेपर लेके आ रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में जो है सीडीपी का पेपर अपलोड किया जाता है, और शाम के समय में जो है ईवीएस का पेपर अपलोड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, ठीक है, थैंक यू।